brought to you by Kuku FM. Download the app now. कैसे हैं आप लोग? हफ्ता बीत गया, नई खबरें, नया दिन, नए सौरभ द्विवेदी। सूटर भी नया है। जानता हूं हिंदी में स्वेटर बोलते हैं, अंग्रेजी का शब्द है, पर अपने राम तो बचपन में सीखा शब्द ही बोलते हैं, सूटर। आंचलिकता में एक किस्म का सौंधापन होता है, अपनत्व। वैसा ही अपनत्व मुझे हर दफा लगता है जब मैं गोरखपुर आता हूं, और गोरखपुर आने का वक्त आ गया है। गोरखपुर में लल्लन टॉप का, आपके लल्लन टॉप का अड्डा जमने वाला है। तो ये पहला न्योता आप लोगों के लिए है, गोरखपुर और उसके आसपास के सब जिलों के दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, पाठकों के लिए। 10 दिसंबर को विंध्यवासिनी पार्क, जिसे स्थानीय लोग वी पार्क भी कहते हैं, इस विंध्यवासिनी पार्क में 10 दिसंबर शुक्रवार के रोज दोपहर 2-2:30 बजे से लल्लन टॉप का अड्डा जमेगा। इस अड्डे में क्या होगा? क्विज खेलेंगे, देखेंगे ये जो जीके की कोचिंग के नाम पर घर वालों से पैसा ले रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो कि नहीं। इसके अलावा गोरखपुर और आसपास के इलाकों के जो शानदार प्रतिभाशाली लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए एक मंच है लल्लन टॉप का अड्डा, जहां पे वो आके परफॉर्म कर सकते हैं और पूरी दुनिया उनके हुनर से वाबस्ता हो सकती है। फिर गोरखपुर और आसपास के इलाकों की जो बड़ी समस्याएं हैं, उन पर चर्चा होगी, विद्वानों को बुलाएंगे और आखिरी में सब पार्टियों के नेता आएंगे, देने हिसाब, पूछने सवाल और अपने हिस्से के जवाब। और जनता के सवालों का जवाब तो सबको देना ही पड़ेगा। लल्लन टॉप अड्डे में आपको ज़रूर आना है। सूचना को आज ही नत्थी कर लीजिए अपने कैलेंडर में। दूसरी सूचना जो है वो भी आपके काम की है, फ़ायदा है उसमें। होता क्या है कि कुछ हमारे भाइयों बहनों वाले जो लोग हैं, मतलब आप लोग, वो बड़े बिजी रहते हैं, एकदम मल्टीटास्किंग करते हैं, कहते हैं कि बहुत सारे काम ना करो तो काम छूट जाते हैं। ऐसे में किताबें कैसे पढ़ी जाएं, उसका एक शॉर्टकट है। हालांकि शॉर्टकट होता नहीं है, एक विकल्प है कि आप ऑडियो बुक सुन लो। तो एक ऑडियो बुक का प्लेटफॉर्म है जहाँ दुनिया जहाँ की किताबें मिलती हैं, दर्शन, हिस्ट्री, कहानी, किस्से, सब चीज़ें। उसका नाम है कुकू एफएम। अब लल्लन टॉप और कुकू एफएम की हो गई है दोस्ती, तो उनका चल रहा है ऑफर। हमने कहा अब हम लल्लन टॉप के इतने पॉपुलर शो, अपने मुंह से कह रहा हूँ पॉपुलर दुनियादारी को, उसमें आपका जिक्र करेंगे तो हमारे दर्शकों को क्या लाभ होगा। उनने कहा दर्शकों से कहो लल्लन टॉप का नाम लें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमने कहा कैसे? बोले उनसे कहो कि जब वो कुकू एफएम पे जाएं, सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहें तो कोड डालें LT50, L फॉर लल्लन, T फॉर टॉप और 50, तो उनको 50% छूट मिलेगी। लेकिन ये जो छूट है ये पहले 250 लोगों के लिए ही है। तो अगर आप छूट लेना चाहें तो कूच करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा कहाँ कूच करना है। अब दोनों सूचनाएं समाप्त हो गई, लल्लन टॉप अड्डा और LT50 डाल के कुकू एफएम पे छूट वाली। अब आते हैं आज के मुद्दे की बात पे, जो जानने के लिए आपने क्लिक किया होगा। सोच रहे होंगे ये तो इश्तिहार पे इश्तिहार झोंके जा रहे हैं। कथा कुछ यूँ शुरू होती है। 3 दिसंबर 2021 शुक्रवार का दिन, वीकेंड की पूर्व संध्या। अमूमन ये झट से बीत जाती है, लेकिन उस शाम जो खबर फ्लैश हो रही थी उसने वक्त को थाम दिया। खबर कुछ यूं थी, पाकिस्तान के सियालकोट में भीड़ ने श्रीलंका के एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला। फिर उसकी लाश को घसीट कर ले गए, सड़क के बीचों बीच रखकर उसमें आग लगा दी। इन सब के बीच भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी। भीड़ में कुछ लोगों ने उस लाश के साथ आग के गोले के साथ सेल्फी खींची। कई लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ऐसे जैसे उन्होंने बड़ी शानो शौकत का काम किया हो। ये हैवानियत बहुत देर तक चली। इस दौरान पुलिस को खबर भी मिली पाकिस्तान की, वो आई भी, पर तमाशबीन बनी रही। जब भीड़ का काम पूरा हो गया तब पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस मामले में 130 से ज़्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से बात भी की है। इमरान ने कहा सख्त कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान में एक धड़ा इस लिंचिंग का विरोध भी कर रहा है, पर क्या ये कार्रवाई और विरोध पर्याप्त है? क्या इससे ईश निंदा के नाम पर होने वाली बर्बरता रुक जाएगी? और इस कुकृत्य में सरकार कितनी जिम्मेदार है? और हमारे इंडिया में तो ये सब होता ही नहीं है ना? तो हम आज पाकिस्तान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम है दुनियादारी।
दुनियादारी में हम ईश निंदा पर, आग की लपटों में घिरी उस लाश पर और जो इंसान लाश हो चुके हैं धार्मिक पतानता के नाम पर, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इतिहास में कुछ पीछे जाएंगे ताकि कंटेक्स्ट मिल जाए। संदर्भ बड़ा जरूरी है प्रसंग को समझने के लिए। अब हम जहां पहुंचे हैं इतिहास में, तो वो पन्ना साल 2009 का खुला है। एक ईसाई महिला थी जिनका नाम था आसिया बीबी। वो खेत में दिहाड़ी मजदूरी का काम करती थी। एक दिन उन्होंने कथित तौर पर मुसलमानों के लिए जो कप आरक्षित था उससे पानी पी लिया। जाहिर सी बात है, प्यास लगी होगी। इसको लेकर झगड़ा हुआ। साथ में काम करने वालों ने उन पर ईश निंदा का, ईश्वर की बुराई करने का आरोप लगाया। और पाकिस्तान में ईश्वर की बुराई का मतलब है इस्लाम धर्म को मानने वाले, जिन अल्लाह को मानते हैं या उनके पैगंबर को मानते हैं, उनकी बुराई करना। आसिया बीबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला। लोअर कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसको बरकरार रखा। लेकिन 2018 में जब बात पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, उन्होंने केस पूरा सुना, दलीलें सुनी, तो फैसला जो निचली कोर्ट का था उसे उलट दिया और आसिया बीबी को रिहा कर दिया। अब अदालत ने आसिया को छोड़ दिया, लेकिन अदालत के बाहर एक कट्टर भीड़ इकट्ठा थी जो उसको जान से मारने पर उतारू थी। आसिया को मजबूरी में पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। पर वो अपवाद थी। जो अपवाद नहीं बन पाए, भीड़ से नहीं बच पाए, उनका क्या हुआ? ऐसे लोगों की 3 कैटेगरी हैं। पहले में वो जो सक्षम थे लेकिन वक्त की नज़ाकत नहीं समझ पाए। मसलन सलमान तासीर पंजाब प्रांत के गवर्नर थे। उन्होंने आसिया बीबी से जेल में मुलाकात की थी, ईश निंदा कानून का विरोध किया था। नतीजा ये हुआ कि उनके ही बॉडीगार्ड मुमताज कादरी ने उनकी हत्या कर दी। फिर कादरी को मौत की सज़ा हुई। जब उसकी मौत हो गई, उसका जनाजा निकला, तो लोग ऐसे उमड़े जैसे कोई शहीद जा रहा हो। उसे हीरो का दर्जा दे दिया गया। इसके पीछे एक संगठन था जिसका आपने पिछले दिनों जब हमने दुनियादारी में पाकिस्तान में हो रहे दंगा फसाद के बारे में बात की थी, तब जिक्र किया था। इस संगठन का नाम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। शॉर्ट में अंग्रेजी के अक्षर जोड़ के इसे कहते हैं TLP। पाकिस्तान की सरकार ने अक्टूबर 2021 में TLP से मजबूरी में हाथ मिला लिया और उसके सब गुनाहों को बरी कर दिया। मजबूरी सत्ता में बने रहने की और आर्मी के आकाओं का हुक्म मानने की। पाकिस्तान सरकार के मंत्री TLP मुख्यालय में सजदा करने भी जाते रहे हैं। इसी TLP पर सियालकोट लिंचिंग का आरोप भी लगा है। आसिया बीबी और TLP को लेकर हमने आपसे पहले भी विस्तार से बात की है। अगर आप जानना चाहें उस प्रसंग को, तो आपको दुनियादारी के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। आसिया बीबी को सपोर्ट करने में एक और जान गई, शहबाज भट्टी। केंद्रीय मंत्री थे अल्पसंख्यक मामलों के। सलमान तासीर की हत्या के 2 महीने बाद की बात है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में उनकी कार को घेर कर गोलियां चलाई गई, जिसमें भट्टी मारे गए। इसकी जिम्मेदारी ली तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने। पाकिस्तान सरकार ने पिछले महीने ही इस संगठन से भी संघर्ष विराम का समझौता किया है। तो TLP और TTP के साथ इमरान सरकार कैसी है, आप समझ लीजिए। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि सरकारें कैसे कट्टरता की जड़ों में खाद पानी डालती हैं, दोषियों पर समय से कार्रवाई ना करके। और ये चरित्र पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है। सरकारें क्षणिक फायदों के लिए, अपने राजनीतिक फायदों के लिए आंखें बंद कर लेती हैं। कई बार बैकडोर से ऐसे पक्षों को सपोर्ट पहुंचाती हैं। उन्हें लगता है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा एक जुमला भर है, कहीं छिपकर हो रहा है, कहीं खुलेआम। और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा खुलकर होता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, हिंदुओं की, ईसाइयों की, सिखों की और इस्लाम को ही मानने वाले, चाहे अहमदिया हो या फिर ट्राइबल हो, बलोच, उनके साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है। हमारा देश जाने और सीखे, इसलिए हम दुनियादारी में आपको बताते रहते हैं। क्योंकि किसी भी देश में अगर कोई भी नागरिक किसी की आस्था को मानने वाला संविधान के दायरे में चल रहा है, तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा उस संविधान की बारंबार शपथ लेने वाली सरकार का है और समाज का तो है ही। हम फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 3 वर्गों की बात कर रहे थे। पहला वो जो सक्षम था पर मुगालते में रहा। दूसरा वर्ग वो है जो अदालत से छूट गया पर भीड़ से नहीं बच पाया। तब उनके पास एक ही विकल्प था, सरकार का हाथ, लेकिन उसने हमेशा की तरह हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तान में ईश निंदा के एक भी आरोपी को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया है, लेकिन भीड़ ऐसे 80 लोगों का कत्ल कर चुकी है। ऐसे लोग अगर अदालत से छूट जाते हैं तो उन्हें डर के साए में जीना पड़ता है। जो भाग गए वो शायद बच गए, जैसे आसिया बीबी, उनको कनाडा जाने का मौका मिला।
लेकिन कई मामले हैं जो चर्चा में नहीं आ पाते, अंधेरे में रह जाते हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी है जो अदालत तक जा ही नहीं पाते, आरोप लगता है और भीड़ पल भर के अंतराल में अपना काम तमाम करती है। मसलन 2014 का ये प्रसंग सुनिए। शमा और शहजाद दंपति पर कुरान के पन्ने फाड़ने का आरोप लगा। मस्जिद के इमाम ने लाउडस्पीकर पर इस बात का ऐलान किया। भीड़ इकट्ठा हुई, दोनों को नंगे शरीर घर से बाहर निकाला गया, फिर जिंदा ईंट भट्टी में फेंक दिया गया। गिरफ्तारियां हुई, निचली अदालत ने इस मामले में सजा सुनाई, लेकिन ऊपरी अदालत ने ज्यादातर लोगों को बरी कर दिया। इसी तरह से 2017 में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मशाल खान ने अधिकारियों की आलोचना की, यूनिवर्सिटी में धांधली का आरोप लगाया। फिर अफवाह फैला दी गई कि मशाल ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। फिर छात्रों और यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने मिलकर कैंपस के अंदर ही उसका कत्ल कर दिया। अब ये जो हालिया मामला है, आग की लपटों में घिरी वो लाश सड़क के बीच जो ट्विटर पर लगभग सबने देखी, वो भी इसी तरह की है। श्रीलंका का नागरिक था प्रियंथा दिव्यदना, सियालकोट में फैक्ट्री मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। कहा जाता है कि प्रियंथा मजदूरों को लेकर सख्त था और मजदूर इससे नाराज चल रहे थे। 3 दिसंबर को एक बार फिर झगड़ा हुआ और फिर अफवाह फैलाई गई कि प्रियंथा ने धार्मिक पोस्टर छीनकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। फिर वही हुआ जो होता आ रहा है, प्रियंथा को बेरहमी से मारा गया और वजीराबाद रोड पर उसकी लाश में आग लगा दी गई। मॉब लिंचिंग के दौरान मलिक अदनान नाम के एक व्यक्ति ने अपने शरीर को ढाल बनाया। अदनान ने प्रियंथा को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इमरान खान ने बहादुरी दिखाने के लिए मलिक को तमगाए शुजात देने का ऐलान किया है। सरकार दावा कर रही है दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सेना ने भी हर संभव मदद का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर भी जमकर मुखालफत हो रही है। आप देखिए, इस सारी हिंसा के बीच पाकिस्तान का ही एक नागरिक है जिसने अपनी जान लगाकर बचाई। ये हमको तय करना है कि हम हिंसा जो नफरत से जन्मी है उसमें किस पाले में खड़े हैं। क्या हम जज हैं? क्या हम मौके पर फैसला सुनाने के लिए सक्षम हैं? क्या हम कभी भीड़ का शिकार बन सकते हैं? फिलहाल पाकिस्तान की बात। कब रुकेगी ये बर्बरता? दावा करना जल्दबाजी होगी। जिस मुल्क की शुरुआत बुनियाद खून खराबे पर हुई हो, एक संकीर्ण सोच के साथ हुई हो कि धर्म एक हो तो सब एक है, तो उस मुल्क का क्या हश्र होगा? पाकिस्तान एक नज़ीर है। जानकार कह रहे हैं कि वहाँ पे कार्रवाई का दिखावा क्षणिक है, धीमे धीमे मामला ठंडा पड़ जाएगा, सरकार आगे बढ़ जाएगी। लिंचिंग पहले भी होती रही है, सरकारें ट्वीट कर देती हैं, बयान जारी, कुछ गिरफ्तारियां, फिर आरोपी छूटे और सिलसिला अगले दोहराव का इंतजार करता है। कोई मूल समस्या की जड़ में नहीं जाना चाहता। साल 1929 की बात सुनिए, आपको जड़ का कुछ अंदाजा लगेगा। इल्मदीन नाम के मुस्लिम युवक ने एक हिंदू पब्लिशर राजपाल की हत्या कर दी उनके किताब घर के बुक स्टोर के अंदर। राजपाल पर आरोप था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक किताब छापी। 6 महीने बाद इल्मदीन को मौत की सजा हुई। बाद में पाकिस्तान के संस्थापक बने मोहम्मद अली जिन्ना ने इल्मदीन के लिए अंतिम अपील की। इल्मदीन को पाकिस्तान में हीरो माना जाता है। अल्लामा इकबाल ने उनका समर्थन किया था। उनके ऊपर फिल्में बनी। ईश निंदा के मामले में तलवार लेकर तैयार रहने वाली भीड़ इल्मदीन से प्रेरणा पाती है। ईश निंदा कानून अंग्रेज लेकर आए थे 1860 के बरस में। इस कानून के तहत दोषी व्यक्ति को 1 से 10 साल की सजा दी जाती थी, कुछ मामलों में जुर्माना भी। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट कहती है कि 1860 से 1947 के बीच ईश निंदा के सिर्फ 7 केस दर्ज हुए। 1947 में क्या हुआ? हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया। धर्म के आधार पर पाकिस्तान नाम का नया देश बन गया। उसने अपने यहाँ इस कानून को कायम रखा और तभी से सत्ताधीशों ने मिलिट्री और कठमुल्लाओं को साधने की परंपरा शुरू की। नतीजा ये कि शासन पीछे चला गया, असली ताकत इन कठमुल्लाओं और सेना के पास आ गई। 1986 में जियाउल हक की सरकार ने ईश निंदा के मामले में मौत की सजा का प्रावधान जोड़कर इसे और सख्त बना दिया और तब से ये मामले कई गुना बढ़ गए। ज्यादातर इतने फर्जी की पहली नजर में ही अदालत की पकड़ में आ जाए। बचकाने मामलों में भी ईश निंदा का केस लगा है, जैसे बच्चे के नाम में गलती, पानी को लेकर झगड़ा, गैर धार्मिक किताब जलाना, फेसबुक पर तस्वीर शेयर करना, अखबार के पन्ने में दवा लपेट कर देना। एक बार केस लग गया तो कानून अंधा हो जाता है और बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की। हर सरकार को पता है कि गलत हो रहा है, पर कोई इसे बदलने की हिम्मत नहीं दिखाता। इमरान खान सरकार सियालकोट की घटना को लेकर गंभीर है।
सार्वजनिक दिखावा मौन सहमति से बेहतर है। ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ हो रही है। लेकिन क्या इमरान खान कानून में बदलाव करने की हिम्मत दिखा पाएंगे? क्या वो कानून का मजाक बनाने वालों को चेता पाएंगे? शायद नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि वो किसी भी कीमत पर ईश निंदा कानून का बचाव करेंगे। इमरान चुनाव जीत गए और अब बचाव कर रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी इस कानून को जायज मानता है। जाहिर सी बात है कि इमरान उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेंगे। हाल ही में उनकी सरकार ने 2 सबसे कट्टर पार्टियों से हाथ भी मिलाया है। टीएलपी की सब मांगे मानी, टीटीपी के सामने हथियार रखने को लेकर समझौता किया और टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद में ईश निंदा कानून है और तालिबान पाकिस्तान का वो अपने हिसाब से शरिया कानून लागू करना चाहता है। तो एक तरफ इमरान इन पार्टियों से समझौता करते हैं तो वो किस मुंह से उनकी बुनियाद पर चोट पहुंचा पाएंगे? पाकिस्तान ने धर्म का इस्तेमाल विदेशी मामलों में भी किया है। उसने भारत और अफगानिस्तान में जिहाद के नाम पर हजारों लोगों का ब्रेन वॉश किया, उन्हें लड़ने और मरने के लिए बॉर्डर पार भेजा। ये पाकिस्तान की सीक्रेट स्टेट पॉलिसी का नॉट सो सीक्रेट हिस्सा है। इसीलिए ईश निंदा के नाम पर होने वाली हिंसा में पाकिस्तान की सरकार बराबर की जिम्मेदार है। ये बात हर सरकार पर लागू होती है। अगर कोई सत्ताधीश एक तरफ हिंसा की निंदा करता है, दूसरी तरफ जिम्मेदार लोगों को शय दे रहा है, तो इसे दोमुहापन कहा जाता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने एक लेख में बहुत सटीक बात लिखी। सियालकोट की घटना कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। हमने चकित होने का हक खो दिया है। हम एक तरफ लक्षणों का इलाज करते हैं, दूसरी तरफ बीमारी की जड़ को बढ़ावा देते हैं। यही सत्य है। अब दुनियादारी यहाँ पर समाप्त होता है। आज से हम दुनियादारी में बड़ी खबर के बाद एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम सुर्खियां नहीं है। इसके बजाय हमें लगा कि विदेशी मीडिया में उस दिन क्या छपा, इसके बारे में अपने दर्शकों को बताया जाए। रुचि रहती है। तो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हलचल। सबसे पहले अमेरिकी अखबारों की बात। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूरोप में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को अपनी हेडलाइन बनाया। लिखा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी ने यूरोप की चिंता बढ़ाई। इसके अलावा डेनमार्क और ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए केस आ रहे हैं, उसके बारे में लिखा कि आशंका बढ़ गई कि ये कई हफ्ते पहले से ही यूरोप में मौजूद था। क्रिसमस का त्यौहार करीब है। लोग उम्मीद में थे कि इस बार का त्यौहार हंसी खुशी बीते, लेकिन नए वेरिएंट ने उम्मीदों में पलीता लगा दिया। टाइम्स ने पूर्व सेनेटर और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे बॉब डोल की मौत की खबर विस्तार से छापी। ये भी अमेरिका से निकलता है। डोल वर्ल्ड वॉर II में अमेरिका की तरफ से लड़े थे। 1996 में उन्हें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी भी मिली थी, लेकिन वो बिल क्लिंटन से हार गए थे। वॉशिंगटन पोस्ट ये भी एक अखबार है। इसने बॉब डोल के निधन को होम पेज पर जगह दी। इसके अलावा म्यांमार की आंग सान सूची को सजा सुनाए जाने की खबर भी चलाई। म्यांमार की एक अदालत ने जनता को उकसाने के मामले में उन्हें 4 साल की सजा दी है। सूची को 1 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया था। उस रोज सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया था। सूची समेत सरकार के कई मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया था और तब से म्यांमार में इमरजेंसी है। अब जाकर सैन्य अदालत ने सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू की है। अब ब्रिटेन में आते हैं। यहाँ का एक मशहूर अखबार है द गार्जियन। इसने बेलारूस को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसकी तरफ ध्यान जाता है। ये रिपोर्ट बेलारूस फ्री थिएटर नाम के ग्रुप की कहानी बताती है। ये ग्रुप पिछले 16 साल से तानाशाह जो है राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको उनको आईना दिखा रहा था। अक्टूबर 2021 आते आते उनका बेलारूस में रहना मुश्किल हो गया। फिर इस ग्रुप को वतन छोड़कर भागना पड़ा। ग्रुप से जुड़े लोग यूरोप के अलग अलग देशों में चले गए और वहीं से लुकाशेंको की सत्ता पर कटाक्ष कर रहे हैं। गार्जियन की इस रिपोर्ट में एक लाइन है। ग्रुप की को फाउंडर नतालिया कैलियाडा कहती हैं, सरकार राजनीतिक आरोपों से ज़्यादा कलाकारों से डरती है। हमें पता है हम सत्ता से अधिक मजबूत हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। इसके अखबारों में सियालकोट लिंचिंग का मसला छाया है। डॉन ने एक सुर में सरकार की आलोचना की और जड़ में पहुंचकर कार्रवाई के लिए कहा। इस मामले में क्या और कितना होता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉक के साथ। आज का दुनियादारी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। कल एक और साथी आएंगे, सिलसिला आगे बढ़ेगा। शुभ रात्रि।